हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और इस वीडियो में हम एंड करेंगे अपने 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखो, लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टॉकिंग फर्दर लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ। इस टॉपिक को करने से पहले हम बात करते हैं हमारे बाकी टॉपिक्स की हमने जो पढ़े, चाहे वो सेंटर प्रॉब्लम्स का टॉपिक हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक हो। उन टॉपिक्स को पढ़ने का मेन रीजन क्या था? उन टॉपिक्स को पढ़ने का मेन रीजन था स्कार्सिटी, यानी हमने स्कार्सिटी की वजह से ही उन टॉपिक्स को स्टडी किया था और स्कार्सिटी को समझने की कोशिश की थी। स्कार्सिटी थी क्या? स्कार्सिटी का मतलब था लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। डिमांड हमारे पास अनलिमिटेड होगी, डिमांड ज्यादा होगी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उस डिमांड को पूरा करने के लिए, यानी सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हमने उन टॉपिक्स को पढ़ा। तो फिर ये टॉपिक कैसे पीछे रह जाता? इसका रीजन भी है स्कार्सिटी, यानी हम सिर्फ और सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या कहता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? फ्रंटियर का मतलब होता है एक कर्व, यानी हम यहाँ पर एक कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्व का मतलब एक ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। कैसा ग्राफ है देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी हमारे होंगे उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट अ इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक इकोनॉमी के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे वो दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सर कॉम्बिनेशन का मतलब, मेरी बात सुनो, मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास एक फार्मर है, उसके पास ये जमीन, ये उसका पीस ऑफ लैंड है। इस पीस ऑफ लैंड पे वो दो तरीके की क्रॉपिंग कर सकता है। मान लो एक वो इस पे व्हीट उगा सकता है और एक उसके अलावा राइस उगा सकता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ वो कितने हिस्से पे व्हीट उगाए या फिर कितने हिस्से पे राइस उगाए? आप कहोगे सर या तो पूरे पे व्हीट उगा ले तो राइस बिल्कुल नहीं उगेगा, पूरे पे राइस उगा ले तो व्हीट नहीं उगेगा, या फिर चलो सर एक काम करो, आधा आधा कर लो, यहाँ राइस यहाँ व्हीट। चलो आधा मत करो, अपना इसको 3 पार्ट्स में बांट लो। 3 पार्ट में से जो 2 पार्ट्स होंगे, मतलब इतना मान लो, जो ये 2 पार्ट्स है यहाँ राइस कर लो, यहाँ व्हीट कर लो। यानी आपके पास एक ही रिसोर्स था, ये है आपका रिसोर्स विच इज लिमिटेड। आपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में बांटा। जब आप इस प्रॉब्लम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो वो बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस प्रॉब्लम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, व्हीट और राइस के क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये रहे मेरे रिसोर्सेज, यही तो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, इनको ही मैं यूज करके क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, यानी व्हीट कितना उगा सकता हूं, राइस कितना उगा सकता हूं, इसी के ऊपर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पूरे पे राइस उगा दिया, व्हीट 0, तो ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया, यानी कि राइस इतना उगा दिया, व्हीट 0 हुआ। ये फिर पूरे पे व्हीट कर दिया, राइस 0, तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन हुआ। इसी तरीके से मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान काम था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें ना इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को बनाने से पहले कुछ इसकी असम्पशंस को समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशंस है। एग्जाम में अगर आएंगे तो 4 नंबर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देके जाएंगी, बहुत आसान है। कहता है कि हमें मान के चलना है। असम्पशंस का मतलब ये चीजें आपको मान के चलनी है इस टॉपिक को करते हुए। ये आपको एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। आपने ये मान के चलना है कि आपकी इकोनॉमी के पास, आपके देश के पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, अनलिमिटेड नहीं है। अरे ये मानने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पता ही है। तो बस पहली आपकी असम्पशंस हो गई कि आपने हमेशा मान के चलना है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड रहेंगे, वो आपके पास अनलिमिटेड नहीं है। Only 2 goods can be produced। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको असम्पशन लगानी है कि आप अपने गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज से सिर्फ 2 गुड्स बना सकते हो। जैसे मैंने अपने पीस ऑफ लैंड के ऊपर सिर्फ 2 ही क्रॉपिंग कर सकता हूं, तीसरी क्रॉपिंग नहीं कर सकता। तो ये आपने असम्पशन मान के चलनी है। सर ऐसे कैसे मानने? भाई थोड़ा सब्र करो, आगे चलेंगे पता लग जाएगा। बस अभी आपने मान के चलना है। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कह रहा है कि हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है ना, उसका एक टुकड़ा भी वेस्ट नहीं हो रहा, हम पूरा का पूरा रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। यही वो कह रहा है कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, वेस्टेज 0 है, ये मान के चलना है। अगला वाला ध्यान से समझनी है असम्पशन, क्योंकि वो इससे रिलेट करती है। कह रहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। मैं 2 ही प्रोडक्ट्स बना रहा हूं,
ठीक है, मैं कहता हूं अगर मैं वीट उगाता हूं ना इस पूरे पे, तो मान लो 100 क्विंटल्स वीट का 100 क्विंटल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है जी। राइस का ना 80 क्विंटल्स का हो पाता है। यानी वो कह रहा है कि एक सेम रिसोर्स आपके दो प्रोडक्ट्स को इक्वल एफिशिएंसी नहीं देगा। आप दोनों प्रोडक्ट्स को इक्वल तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये मान के चलना है। यानी कि एक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि दूसरा प्रोडक्ट कम होगा, ठीक है। और मान के चलना है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो आप लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इस क्रॉपिंग को करने के लिए, जो इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर जो सीडिंग फैसिलिटीज यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, ये आपने मान के चलना है, ठीक है जी। इन अजम्पशंस को ना और क्लियर किया जाएगा जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कर्व को रियल में देखोगे। अभी हमने क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है या फ्रंटियर क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझा और उसको बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस लेके चलनी है वो समझा। अब हम रियल में देखते हैं कि हमारा कर्व है क्या। मैंने आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट किया है, ध्यान से देखना उसको। मैंने आपको क्या कहा था आपकी डेफिनेशन के अंदर, यहां पर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ढूंढेंगे दो गुड्स का। हमारे पास कॉम्बिनेशंस हियर है दो गुड्स। मैंने बोला कि एक इकोनॉमी वॉर गुड्स बना सकती है और कंज्यूमर गुड्स। वॉर गुड्स में बोल सकता हूं कि मान लो ये गन्स प्रोड्यूस करनी है हमने। कंज्यूमर गुड्स में हम यहां पर गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। कंज्यूमर गुड्स में आप ये देख लो कि हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना है। सपोज कंज्यूमर गुड्स में हम लोग बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास एक टेबल है, ये कॉम्बिनेशंस है वॉर गुड्स और बटर। यानी मैं अपने गिवन रिसोर्सेज से या तो वॉर गुड्स बना लूं या फिर बटर बना लूं, ठीक है जी। आइए अब देखते हैं कॉम्बिनेशंस को। कह रहा है कि मैंने अगर अपने सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे, एक इकोनॉमी के पास सारे रिसोर्सेज थे, अगर सिर्फ और सिर्फ वॉर गुड्स को बनाने में लगा दिए तो मैंने 21 यूनिट्स ऑफ वॉर गुड्स बना लिया, यानी 21 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस कर लिए। तो अंडरस्टूड सी बात है ना, अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैंने सारे रिसोर्सेज गन्स बनाने में लगा दिए तो बटर 0 बना होगा, यानी 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। पर मैंने क्या किया, अपना मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूं, यानी मुझे कुछ यूनिट बटर की भी चाहिए। तो डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज होने के चलते मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर मान लो कि मैं पहले पूरे के ऊपर राइस उगा रहा था, फिर मुझे जरूरत पड़ी है मुझे थोड़ा सा वीट भी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा राइस से कि चलो यहां पर मैं वीट ले लेता हूं, ठीक है। यहीं पर यहां हुआ कि कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट किए गए, ट्रांसफर किए गए वॉर गुड्स गन से बटर बनाने के लिए, जिससे क्या हुआ कि गन्स का प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि उसके रिसोर्सेज कुछ वहां चले गए, ठीक है जी। आपसे इस पॉइंट से आपकी कौन कौन सी असम्पशंस क्लियर हो गई, पहली क्लियर हो गई, सेकंड क्लियर हो गई, थर्ड क्लियर हो गई। फोर्थ जो है असम्पशन वो नेक्स्ट वाले से क्लियर होगी, देखना कैसे। यहां पर देखो मैंने जब एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया तो यहां पर एक यूनिट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, यानी और मुझे बटर बनाने की जरूरत पड़ी, कंज्यूमर गुड्स की और जरूरत पड़ी तो मैंने और सेक्रीफाइस किया। यहां पर मैंने प्रोडक्शन को फिर बढ़ाया, यानी मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। डेफिनेटली जब मैं गन्स को और कम करूंगा तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज ट्रांसफर हो चुके हैं। पर हुआ क्या, देखो इस बार जो मैंने यहां पर सिर्फ 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, बट सेक्रीफाइस मैंने 2 यूनिट्स करी है। यही वो यहां बोल रहा था, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। यहां पर 2 सेक्रीफाइस करके, 2 यूनिट सेक्रीफाइस करके भी अब एक ही गेन कर पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात है। जब मैं एक चीज से अपने रिसोर्सेज को सेकंड जगह शिफ्ट करता हूं ना तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सर एग्जांपल देके समझाओ। एग्जांपल ठीक है, ओके, मैं एक इकोनॉमी के अंदर लेबरर हूं, मैं लेबर हूं, ठीक है, मैं यहां काम कर रहा था, मैं गन्स बना रहा था, मैं सिर्फ गन्स बनाता था, ठीक है। अब सडनली जरूरत पड़ी इकोनॉमी के अंदर कि हमें कंज्यूमर गुड्स बटर की जरूरत है, तो मैं लेबरर जिसको गन्स बनानी आती है बटर बनाने में गया, तो डेफिनेटली क्या मैं गन्स वाले हाथों से या गन्स वाले एक्सपीरियंस से बटर प्रोड्यूस कर पाऊंगा, डेफिनेटली एफिशिएंसी में कुछ फर्क आएगा। यही केस यहां पर हो रहा है कि जब हमने यहां से 2 यूनिट शिफ्ट करी तो इसकी 1 यूनिट गेन कर पाया, ट्रांसफर करने में एफिशिएंसी में लॉस हुआ। ये है यहां पर टॉपिक, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपकी थर्ड जो असम्पशन थी वो भी यहां से क्लियर हो गई है। हाँ, उसके बाद कहता है वो कि हमने यहां पर फिर से यूनिट को सेक्रीफाइस करी तो हमने 3 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स गेन कर पाए, बटर गेन कर पाए। देन हमने इस तरीके से सेक्रीफाइस किया। फाइनली जब हम 0 यूनिट्स ऑफ गन्स बना रहे थे तो मैक्सिमम 6 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन गए हैं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ए है जहां पर 21-0 की रेशियो है, यानी 21 यूनिट्स ऑफ गन बनती है तो 0 यूनिट्स ऑफ बटर बनता है, ठीक है। तो ये हमने अपने कॉम्बिनेशंस बना लिया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है।
ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस को जब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। टॉपिक खत्म, खल्लास। देखो यहाँ पे, हाँ जी, सबसे पहले क्या है, अगर हमने इसको प्रेजेंट किया, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कंज्यूमर गुड्स ले लिए और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वॉर गुड्स ले लिए, यानी यहाँ पर हमने गन्स ली, यहाँ पर हमने बटर लिया। तो हमने क्या किया फिर इसके अंदर, ध्यान से देखना, जब मैंने यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स लिए तो ये मेरा जो रेशियो था 1 2 3 4 6 मैंने प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर भी एक इक्वल रेशियो बांट दी मैंने नंबर्स की। आइए यहाँ पर एक कर्व को पूरा करते हैं। मैंने देखा कि जब मैं 0 यूनिट्स, पहले अगर मैं यहां से शुरू करूं वॉर गुड्स, 21 यूनिट्स बना रहा था तो इसकी 0 यूनिट्स बन रही थी यहाँ पे, बिल्कुल, यानी 21 यूनिट्स ऑफ वॉर गुड्स तो 0 यूनिट्स ऑफ बटर। देन सेकंड में 20 यूनिट्स, 20 मेरे पास है नहीं, 20 यहां पर नीचे आएगा, ठीक है। जब मैं 20 यूनिट्स बना रहा था तो ये 1 प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैं कह सकता हूं कि ये अराउंड यहां पे प्रोड्यूस होके ये लाइन यहां पर इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है, लाइन इग्नोर करना, ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है, मतलब लाइन सीधी होनी चाहिए, ये इग्नोर करना, कर्व बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट लाइन होगी। देन मैंने देखा कि जब मैं 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं, 18 यूनिट्स पे आता हूं और सेक्रीफाइस करता हूं गन्स को, तो मेरा जो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन है बढ़ जाती है, यानी 18 से मैं यहां पर 2 पे आ जाता हूं, ठीक है जी, कोई डाउट यहां पे, ओके। उसके बाद जब मैं 15 पे आता हूं तो मेरा प्रोडक्शन यहां पर 3 पे आ जाता है, 15 से 3 पे, ओके। देन मैं 12 तो है नहीं, 11 यूनिट्स जब प्रोड्यूस कर रहा था मैं गन्स की, तो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा था बटर की, तो यहां पर 11 से यहां पर मैं 4 पे आ गया हूं, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था गन्स की, तो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा था 5 यूनिट्स ऑफ बटर, 6 से 5 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर पा रहा था। एंड फाइनली जब मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था इसकी गन्स की, तो मैं मैक्सिमम 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा था बटर की। तो ये क्या कहता है, कहता है कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे ना, तो आपने अपने सारे रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए कंज्यूमर गुड यानी कि बटर बनाने के लिए। यहां पर अब आप एक भी वॉर गुड यानी कि गन नहीं बना रहे। तो आई होप ये कर्व और ये टॉपिक बहुत आसान है। इस टॉपिक में इतना ही था। मैंने यहां पर 2 कॉलम्स छोड़े हुए हैं, एक है एमओसी और एक है एमआरटी। अभी हम इन टॉपिक्स को करने वाले हैं, आप इसको अच्छे से एक बार नोट्स बना लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने वो 2 टॉपिक। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमने अपने टेबल में जो 2 कॉलम्स छोड़े थे एमओसी और एमआरटी, अब उनको करने का टाइम आ गया। एमओसी का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एमओसी। सर इसका क्या मतलब है मार्जिनल? मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जहां पर वर्ड आ जाए मार्जिनल, तो उसका मतलब वो बात कर रहा है एडिशनल की। सर क्या चीज एडिशनल? जो भी चीज के हम कंसर्न में बात कर रहे हैं, वो चीज की एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हो। देखो यहां पर कहता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। कह रहा है कि हमने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस करी है कमोडिटी को टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब ये हम इसको वहां से समझते हैं। हमने यहां से गन्स बना रहे थे, हमने बटर को गेन करने के लिए गन्स को सेक्रीफाइस किया, यानी बटर को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। वो कह रहा है कि कितनी कितनी यूनिट्स हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ी गन की बटर को प्रोड्यूस करने के लिए। यही है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हमने एक एडिशनल यूनिट इसकी गेन करने के लिए कितनी यूनिट्स इसको सेक्रीफाइस किया। आइए देखते हैं। जब फर्स्ट लेवल पे हम ए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ए कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोग 21 यूनिट्स बना रहे थे, तो यहां पर एमओसी तो 0 ही हो गया, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर गुड में कुछ बन ही नहीं रहा। सेकंड हम देखें, यहां पर हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी इसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए, यहां पर 1 आ गया। यहां पर हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी इसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए, सर 2 एंड सो ऑन। देखो यहां पर 3 यूनिट सेक्रीफाइस हुई है एक के लिए, ठीक है, यहां पर 4 यूनिट सेक्रीफाइस हुई है, देन 5 देन 6। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ अ कमोडिटी टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। या आप अनदर कमोडिटी को गेन करने के लिए पहली कमोडिटी की कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। और जब आप इसी चीज को रेशियो में प्रेजेंट कर देते हो तो वो बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन में प्रेजेंट कर देते हो, सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी यहां कह रहा है कि हम यहां पर कितनी यूनिट्स, देखो यहां पर तो 0 है, यहां पर हम कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, गन्स की, हम कंज्यूमर गुड को बनाने के लिए। मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं क्या कहते हैं 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं गन की टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बटर, ठीक है जी। सेकंड में कह सकता हूं यहां पर मैं 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं गन्स की टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बटर। यहां पर 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं 1 यूनिट ऑफ बटर के लिए। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हुई है, यूनिट सेक्रीफाइस 3 यूनिट्स, इस थर्ड लेवल की बात करते हैं, 3 यूनिट सेक्रीफाइस हुई, ठीक है,
1 यूनिट प्रोड्यूस हुई, यानी कि डेल्टा कितना यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, 1 का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ऐसे अगर आगे चले तो यहाँ पर मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस करी गन की टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बटर, 5 गन सेक्रीफाइस किया टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बटर, और यहाँ पर 6 यूनिट्स ऑफ गन सेक्रीफाइस करी टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बटर। देखो यहाँ पर हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं, जब इस चीज को आप रेशियो में प्रेजेंट करते हो तो बन जाता है हमारा एमआरटी। तो आपका टेबल पूरा हो चुका है कि ठीक है, हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखे ए बी सी डी, यहाँ से जी से लेके, ठीक है, 2 गुड्स में उसका एमओसी और एमआरटी निकल के आ चुका है। एग्जाम्स के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी एमसीक्यू 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। क्या कहता है टॉपिक? कहता है कि हमारे पास पीपीएफ की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से पहली है पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी पीपीएफ की जो शेप है वो डाउनवर्ड होगी, यानी ये हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मोर ऑफ 1 गुड, कह रहा है एक गुड के ज्यादा के लिए टू बी प्रोड्यूस, यानी एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, यानी कह रहा है कि आप एक गुड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका एक गुड है जो इसको बना रहे हो उसको कम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही तो हमने पढ़ा है यहाँ पर, हम लोग पीपीएफ में यही तो पढ़ रहे हैं कि 2 कॉम्बिनेशंस है, हमें एक कॉम्बिनेशन को यानी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2 गुड में से एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमें रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसका रीजन बन जाता है कि ये डाउनवर्ड है। यहाँ देखो, जब आपने इसकी यूनिट्स को कम प्रोड्यूस करना शुरू किया तो यहाँ पर आपके पास जो आपका कंज्यूमर गुड था उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी जब आपने ये प्रोडक्शन कम किया तो ये वाला प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जिसका रीजन हुआ कि ये जो हमारा कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत आसान थी। इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन है कि आपको एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे गुड को ज्यादा बनाने के लिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है रीजन दो कि पीपीएफ स्लोप पर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो उसमें आप सीधा से एक रीजन लिख के आओगे, आप कर्व भी बना सकते हो, आपको पूरे मार्क्स ग्रांट होंगे, 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है पीपीएफ इज कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव का मतलब पीपीएफ की जो शेप है वो इस तरीके की है, क्यों? इसका रीजन बोला गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। कह रहा है एमआरटी इंक्रीज होने की वजह से हर लेवल पे एमआरटी इंक्रीज होता रहता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हमने समझा था, कह रहा उसके इंक्रीज होने की वजह से इसकी शेप कनकेव है। याद करो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक अजम्पशन पढ़ी थी। उस अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो 2 गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इक्वली एफिशिएंट ना होने की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा एक गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगले गुड की एक कमोडिटी के लिए। यही तो हमारा एमआरटी था। ये देखो, हमने यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे एक यूनिट ऑफ गन सेक्रीफाइस किया था बटर के लिए, यहाँ पर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा एक के लिए, 3 सेक्रीफाइस करना पड़ा एक के लिए, 4 5 6 सेक्रीफाइस किया इस लेवल पे एक यूनिट ऑफ बटर के लिए, जिसकी वजह से कनकेव होता गया। जब आप उस को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो तो इसकी शेप इस तरीके की बन रही है। तो इसके कनकेव होने का रीजन हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये इक्वली एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज दोनों के प्रोडक्शन में, ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा इसकी एक यूनिट को हमें गेन करने के लिए। तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कि इस रीजन की वजह से ये कनकेव है। अच्छा, यहां से ना आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आ जाता है, पहले तो पूछ लेगा कि व्हाई इट इज कनकेव टू ओरिजिन, जिसका आप रीजन लिख के आओगे एमआरटी। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इसके अलावा पूछ सकता है कैन एवर बी योर पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी पीपीएफ जो है वो आपका इस तरीके का हो सकता है कभी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पीपीएफ कभी बन सकता है, यानी जो कनकेव बनाया हुआ हमने, क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? तो इसका आंसर क्या लिख के आओगे? सर ये स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब हमारा एमआरटी इक्वल हो। इक्वल का मतलब अब ये सारे यहाँ पर जो रेशियो है ये 1:1 होती सब पे, यानी हमने एक यूनिट सेक्रीफाइस करी अगली एक यूनिट के लिए, फिर एक यूनिट सेक्रीफाइस करी नेक्स्ट 1 यूनिट के लिए, यानी जब ऐसा होगा तो हमारा एमआरटी इक्वल होगा। सर इसका मतलब क्या है? क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है इससे? इससे इंटरप्रिटेशन निकल रही है हमारी जो अजम्पशन थी पीपीएफ बनाने के लिए कि दो यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए, 2 कमोडिटीज के प्रोडक्शन के लिए हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, वो वाली अजम्पशन फेल हो रही है। यहां तो बताया जा रहा है कि जितना रिसोर्सेज आपका इस कमोडिटी पे लग रहा था उतना ही इस पे लग रहा है, यानी ये हमारी अजम्पशन को फेल कर रहा है। तो आप लिख के तो ये आओगे, यहाँ पर डिप्लोमेटिक आंसर देना, डिप्लोमेटिक आंसर में आप लिख के आओगे ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है ओरिजिन को, बट तभी हो सकता है जब आपके रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। जैसा होता नहीं है तो यानी ये तभी हो सकता है जब हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होंगे। एमआरटी तभी हो सकता है जब हमारे पास जो एमआरटी है वो इक्वल हो सारे लेवल्स पे, इंक्रीजिंग एमआरटी ना हो। अच्छा सर और क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो हमने ये कर लिया कॉनकेव, या हमने कर लिया स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है
कि सर हमारा जो पीपीसी है क्या वो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकता है? कन्वेक्स का मतलब इस तरीके की शेप हो सकती है इसकी, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा तो क्यों होगा, कैसे, क्या रीजन के कारण ये ऐसा हो सकता है? जैसे देखो यहां पर हमने देखा कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अगली एक यूनिट के लिए। यहां पर हमने देखा कि जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे उतनी यूनिट्स गेन करेंगे। यहां पर हमने क्या देखना है, फिर यहां पर हम देखेंगे कि हमें ना यूनिट्स कम सेक्रीफाइस करनी पड़ी है और नेक्स्ट जो यूनिट है उसका गेन ज्यादा हो रहा है। यानी सपोज ऐसे यहां पर अपने 18 से ना क्या कहते हैं, मान लो 15 पे आए हो, 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी तो ये 3 सेक्रीफाइस करके अब 4 बना रहे हो। जब ऐसा होगा यानी कि आपका जो एमआरटी है वो डिक्रीजिंग होगा। मैं यहां बोल सकता हूं ऐसे, ये 1:2 कर लो, ये 1:3 कर लो, यानी 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी और 3 यूनिट बना ली। जब ऐसा हो जाएगा तो आपका जो पीपीएफ है वो कन्वेक्स बन जाएगा। तो ठीक है, आपके पास 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि क्या ये कनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है, उसका रीजन, फिर आपसे पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, देन आपसे पूछ सकता है कि ये कन्वेक्स हो सकता है। तीनों का रीजन मैंने आपको बता दिया। कनकेव का मतलब कि इंक्रीजिंग एमआरटी, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि हमारे पास इक्वल एमआरटी, और कनकेव का मतलब यहाँ पर सॉरी कन्वेक्स का मतलब था कि इंक्रीजिंग एमआरटी, स्ट्रेट लाइन का मतलब है इक्वल एमआरटी, और यहां पर कन्वेक्स का मतलब है एमआरटी डिक्रीजिंग एमआरटी। तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक को और कवर कर लिया। चलते हैं बस खत्म होने को एक और टॉपिक कवर करते हैं इसका। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। यानी हमारे पीपीएफ से हमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे उनमें से हमें देखने को मिलेगा कि कौन से अटेनेबल है और कौन से अनअटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब नाम से समझ आ रहा है जो हम अचीव कर सकते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब वो वाले कॉम्बिनेशंस जो हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये कर्व के थ्रू देखते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। मैं अपने कॉम्बिनेशंस को यहाँ कर्व पे रिप्रेजेंट करता हूं। ये ए बी सी डी ई एफ एंड जी, हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशन थे जो हमने प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यानी अगर आप इस लाइन के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन के बीच का कोई कॉम्बिनेशन, या फिर इस कर्व के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप हो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के अंदर। यानी अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो ऑफ योर रिसोर्सेस, अगर आपके पास आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आप इस लाइन पे कहीं भी प्रोड्यूस करोगे तो आप अटेनेबल कॉम्बिनेशन में होगे। या फिर आप इनएफिशिएंट यूज कर रहे हो अपने रिसोर्सेस का, तो आप इनमें यहां पर अंदर कहीं, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप अंदर कहीं प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इनएफिशिएंट होगे, पर हाँ अटेनेबल तो जरूर होगे। यानी अटेनेबल का मतलब है कि या तो आप इस बाउंड्री पे प्रोड्यूस करो या फिर इसके अंदर कहीं प्रोड्यूस करो। जितने आपके पास रिसोर्सेज है उसका यूज करके प्रोड्यूस करो। ऑप्टिमम कर लोगे तो लाइन पे प्रोड्यूस करोगे, बाउंड्री पे प्रोड्यूस करोगे, और अगर इनएफिशिएंट करोगे तो आप इसके अंदर प्रोड्यूस करोगे। तो सर फिर अनअटेनेबल का क्या मतलब है? जो अचीव नहीं हो सकते। अरे मेरे भाई, जब इकोनॉमी के पास ही रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, उसी के पास अनलिमिटेड नहीं है, तो अनअटेनेबल कैसे कर सकते हैं? अनअटेनेबल का मतलब है जो हमारी बाउंड्री लाइन है ये क्या दिखा रही है? ये दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज से ये प्रोड्यूस कर सकती है ये कॉम्बिनेशंस। यानी मैं इनके अलावा इस पॉइंट पे, सपोज ये पी पॉइंट है मेरे पास, क्या मैं यहां प्रोड्यूस कर सकता हूं? अरे सर जा ही नहीं सकता, रिसोर्सेज ही नहीं है, यहां तक जाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो यानी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। और ध्यान रखना, इकोनॉमी कैन नेवर प्रोड्यूस ऑन एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। तो हमने टॉपिक किया अनअटेनेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। चलिए खत्म करते हैं इस चैप्टर को, लास्ट टॉपिक करते हैं इसका। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन पीपीएफ। यानी पीपीएफ में चेंज होगा। सर कैसे चेंज हो सकता है? कह रहे चेंज हमारा 2 तरीके से हो सकता है, या तो पीपीएफ में रोटेशन हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है। पहले बात करते हैं शिफ्ट की, फिर रोटेशन आराम से समझ आ जाएगा। शिफ्ट का मतलब है कि पीपीएफ में शिफ्ट होगा, यानी हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बना हुआ है ये या तो शिफ्ट हो जाएगा। सर शिफ्ट कैसे हो सकता है? या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये मेरा पीपीएफ बना हुआ है, ये यहां से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी सर, ये तो आपने समझा दिया कि शिफ्ट हो जाएगा, पर कारण तो दो, क्यों शिफ्ट होगा? देखो हमारा पीपीएफ किस बेस पे बना होता है? इस बेस पे बना होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी हमारी सेम है, जिसकी वजह से हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी जब हमारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, यानी शिफ्ट इन पीपीसी का मतलब कि जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे चेंज हो सकती है? यानी जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे चेंज हो सकती है?
जब हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं तो हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट करता है, पीपीएफ शिफ्ट करता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी अगर हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, देखो दोनों गुड्स से रिलेटेड, ये हमारे पास मान लो कि गुड्स एक्स है, ये हमारे पास मान लो गुड वाई है और ये गुड एक्स है। जब हमारे पास दोनों गुड्स की ही प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गए तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और सिमिलरली जब हमारे पास दोनों ही गुड्स के लिए प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम हो गए तो हमारा ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन है कि हमारे पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का रीजन है कि हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम हो जाते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास बहुत आसानी से समझ आ गया। शिफ्ट इन पीपीएफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होने की वजह से हमारे पीपीएफ में शिफ्ट होना। हाँ जी, तो बात करें अगर रोटेशन इन पीपीएफ की, जैसे हमने बात किया शिफ्ट इन पीपीएफ का, तो शिफ्ट इन पीपीएफ में हमारे पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी थे वो दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास वाई गुड और एक्स गुड दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे थे, या तो इंक्रीज हो रहे थे या फिर डिक्रीज हो रहे थे। यहां पर फर्क इतना है कि यहां पर जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे वो किसी एक गुड के रिस्पेक्ट में होंगे। सपोज मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूं, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई। सपोज ये एक्स गुड है, वाई गुड है। अगर एक्स गुड की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, इंप्रूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसके एक्स की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होती है तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने किया रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। जब किसी एक गुड विच इज आर एक्स के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको रोटेट कर दिया, ये ज्यादा रोटेट हो गया इस साइड पे, जब यानी कि राइटवर्ड रोटेट हो गया, और लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया जब इसका टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं वाई एक्सिस के लिए। अगर हम वाई एक्सिस के लिए कर्व बना के बात करें तो बिल्कुल ऐसे, यानी जब एक्स हमारा सेम रहेगा और वाई के लिए टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये यहां पर अपवर्ड मूव हो जाएगा। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है तो ये डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, यहीं से इसी एक्स की पॉइंट से लेके डाउनवर्ड मूव हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास रोटेशन में जो होता है वो किसी एक गुड की टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से या अपग्रेडेशन की वजह से होता है, और शिफ्ट हमारे पास दोनों की वजह से होता है। एग्जाम में शिफ्ट और रोटेशन पे एक क्वेश्चन हमें कंफर्म है। आप जो भी बुक्स रेफर कर रहे हो, आपको अभी टॉपिक वहां से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पीपीएफ का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। हाँ दोस्तों, आज के अपने इस टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के टॉपिक के साथ हमने अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा और चैनल को तो पहले ही सब्सक्राइब कर रखा होगा, है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।